मेरे प्यारे दोस्त और मेरे भाई बहनों, मैं आपके सामने आज 12वीं का व्याकरण का एक महत्वपूर्ण घटक भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी जन छात्राओं कक्षा 12वीं के विशेषता कक्षा 12वीं कला ब्रांच के सब छात्रों को मैं विनीत करता हूँ कि आप सभी जन बहुत लगन से या बहुत एकाग्र चित्त से, एकाग्र मन से मेरा ये वीडियो सुनेंगे, देखेंगे और मेरा ये वीडियो जिन बच्चों को अच्छा लगा वे बच्चे अवश्य कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और बाजू के बेल को बटन दबा के, बाजू वाला बटन, घंटी का बटन दबा के या तो बेल का बटन दबा के सब्सक्राइब भी करेंगे। यह मैं आपसे उम्मीद करूँगा, अपेक्षा करूँगा, आशा करूँगा। तो बच्चों, ज़्यादा टाइम व्यतीत न करते हुए जल्द से जल्द मैं आपके सामने मेरा हिंदी भाषाओं का घटक सादर करने जा रहा हूँ। ग्रामर का जो घटक है व्याकरण का, हिंदी सब्जेक्ट का, उसका नाम है रस। आपने कभी सुना होगा रस क्या होता है? आप सभी जन बचपन से आज तक रस नाम आपने सुना ही होगा। रस क्या होता है? उसका अर्थ क्या है? अर्थ है आनंद। रस का अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। रस का अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा है उन्होंने ध्यान से सुनना चाहिए। रस क्या होता है? रस का अर्थ है आनंद।
रस का अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से, काव्य को पढ़ने या सुनने से अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। और एक बार सुनो, रस, रस का अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। काव्य की आत्मा, प्राण तत्व, भरत मुनि नाट्यशास्त्र में परिभाषित किया। काव्य की आत्मा, प्राण तत्व, काव्य की आत्मा, प्राण तत्व भरत मुनि नाट्यशास्त्र में परिभाषित किया। भरत मुनि नाट्यशास्त्र में परिभाषित किया। रस के अंग, रस के अंग के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1 स्थायी भाव, नंबर 2 विभाव, नंबर 3 अनुभाव, नंबर 4 संचारी व्यभिचारी भाव। रस के अंग 4 होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी अथवा व्यभिचारी भाव। फिर से देखो एक बार। काव्य की आत्मा, प्राण तत्व भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में परिभाषित किया। रस के अंग 4 होते हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव, चौथा है संचारी अथवा व्यभिचारी भाव। आगे देखेंगे। व्याख्या और परिभाषा। हमने देखी शॉर्ट में। अभी हम एक एक करके जो काव्य में विभिन्न प्रकार के रस आते हैं उसका परिचय हम देखेंगे। पहला है श्रृंगार, संयोग रस, वियोग रस, उसकी परिभाषा देखेंगे। कविता में जहाँ नायक नायिका के प्रेम और सौंदर्य का वर्णन हो, कविता में जहाँ नायक नायिका के प्रेम और सौंदर्य का वर्णन हो, वहाँ श्रृंगार रस होता है। वहाँ क्या होता है? श्रृंगार रस होता है। इसके 2 भेद होते हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। पहला भेद का नाम है संयोग श्रृंगार और दूसरा श्रृंगार रस का भेद का नाम है वियोग श्रृंगार। पहले हम संयोग श्रृंगार की परिभाषा देखेंगे, उसका एक उदाहरण देखेंगे। बाद में हम वियोग श्रृंगार का
उदाहरण और परिभाषा देखेंगे। तो फिर देखो, संयोग श्रृंगार। कविता में जहाँ नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो, कविता में जहाँ नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो, उसे हम संयोग श्रृंगार कहते हैं। उदाहरण देखो, बुझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी तू बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। यह काव्य पंक्ति संयोग श्रृंगार का एक उदाहरण है। यह काव्य पंक्ति सूरदास नाम के कविता संग्रह में से चुनी गई है। उसका स्पष्टीकरण देखेंगे। यहाँ पर राधा और कृष्ण के परस्पर हंसी मजाक का वर्णन है, इसलिए यहाँ संयोग श्रृंगार है। तो सभी बच्चे ध्यान दो। संयोग श्रृंगार, कविता में जहाँ नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो, कविता में जहाँ नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो, उसे संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। उदाहरण, बुझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी तू बेटी, देखे नहीं कबहू ब्रज खोरी। सूरदास। स्पष्टीकरण देखो, यहाँ पर राधा और कृष्ण के परस्पर हंसी मजाक का वर्णन है, इसलिए यहाँ संयोग श्रृंगार है। यहाँ पर राधा और कृष्ण के परस्पर हंसी मजाक का वर्णन है, इसलिए यहाँ कौन सा श्रृंगार रस है? संयोग श्रृंगार रस है। वियोग श्रृंगार। अभी अगला भेद देखेंगे श्रृंगार रस का। पहला हमने देखा संयोग श्रृंगार, अभी हम देखने जा रहे हैं वियोग श्रृंगार। कविता में जहाँ नायक नायिका के बिछुड़ने का वर्णन हो, कविता में जहाँ नायक नायिका के बिछुड़ने का वर्णन हो, फिर से देखेंगे हम वियोग श्रृंगार। कविता में जहाँ नायक नायिका के बिछुड़ने का वर्णन हो, उसे हम वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, किंतु या सखी वे मुझसे कह कर जाते। यह हम फिर से पढ़ेंगे वियोग श्रृंगार। कविता में जहाँ नायक नायिका के बिछुड़ने का वर्णन हो, वियोग श्रृंगार रस। कविता में जहाँ नायक नायिका के बिछुड़ने का वर्णन हो,
उसे हम वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। हे खगमृग, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, तुम देखी सीता मृगनयनी, किंतु या, किंतु या, सखी वे मुझसे, सखी वे मुझसे कह कर जाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। उसका स्पष्टीकरण हम देखेंगे। इस कविता में राम सीता के अपहरण के पश्चात, पश्चात यानी कि अपहरण के बाद राम के दुख के स्थिति का वर्णन यहाँ पर किया है। स्पष्टीकरण देखो, इस कविता में, इस चरण में, इस काव्य पंक्ति में राम सीता के अपहरण के पश्चात राम के दुख के स्थिति का वर्णन यहाँ पर किया है। तो मेरे प्यारे दोस्त और मेरे प्यारे भाई बहनों और मेरे प्यारे छात्राओं, आगे का रस का भेद है हास्य रस। सबसे पहले हम हास्य रस की परिभाषा क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, यह देखेंगे। कविता में जहाँ हंसी का वर्णन हो, कविता में जहाँ हंसी का वर्णन हो, कविता में जहाँ हंसी का वर्णन हो, वहाँ हास्य रस होता है, वहाँ हास्य रस होता है, वहाँ हास्य रस होता है। कविता में जहाँ हंसी का वर्णन हो, वहाँ हास्य का रस होता है। शीश पर गंगा से, शीश पर गंगा से, भुजनी भुजंगा से, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो, हास ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में। यहाँ शंकर जी के विवाह का वर्णन है, किंतु मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ। गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ। इस काव्य पंक्ति में हमें हास्य रस दिखाई देता है। अभी दो रस हो गए। पहला रस हमने देखा श्रृंगार रस, श्रृंगार रस के दो भेद हमने देखे, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। उसका स्पष्टीकरण देखा, उसका उदाहरण देखा, उसकी परिभाषा देखी। अभी हम उसके बाद हास्य रस भी देखा। हास्य रस का हमने उदाहरण देखा और हास्य रस की एक परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, वह देखी। उसके बाद 3 नंबर का रस
आता है करुण रस। जहाँ किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु से या अन्य कारणों से शोक का भाव जगे, जहाँ किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु से या अन्य कारणों से शोक का भाव जगे, जहाँ किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु से या अन्य कारणों से शोक का भाव जगे, वहाँ करुण रस होता है, वहाँ करुण रस होता है, वहाँ करुण रस होता है। जहाँ किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु से या अन्य कारणों से शोक का भाव जगे, वहाँ करुण रस होता है। शोक का भाव यानी कि दुख का भाव महसूस होना। उदाहरण देखेंगे हम अभी। मणि खोए भुजंग सी जननी, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, फन सा पटक रही थी शीश। मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश। मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश। और दूसरा उदाहरण देखेंगे हम। आंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, आंधी आंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। दूसरा उदाहरण कौन सा है? आंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। अभी हम श्रवण कुमार का यह उदाहरण का स्पष्टीकरण देखेंगे। श्रवण कुमार की माता का दुख भरा विलाप के कारण यहाँ करुण रस है। दुख से भरा विलाप के कारण यहाँ करुण रस है। श्रवण के माता और पिता अंधे थे और वह अच्छी तरह से देख नहीं पाते थे, देख नहीं सकते थे, इसलिए यहाँ का वर्णन दुख से भरा विलाप है। वीर रस, चौथा रस है वीर रस। युद्ध आदि कठिन परिस्थिति में उत्पन्न उत्साह से वीर रस होता है। युद्ध आदि कठिन परिस्थिति में उत्पन्न उत्साह से वीर रस होता है। परिभाषा क्या है वीर रस की? डेफिनेशन क्या है? युद्ध आदि कठिन परिस्थितियों में उत्पन्न उत्साह से वीर रस होता है। अगर हम जब युद्ध देखते हैं, कठिन परिस्थिति देखते हैं, आपत्ति देखते हैं, तब हमारे हृदय में उत्साह उत्पन्न होता है। जब जब हमारे हृदय में उत्साह उत्पन्न होता है, निर्माण होता है, तब उस पंक्ति में वीर रस होता है। उदाहरण, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था,
जड़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को। उदाहरण, जड़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को। और एक बार, जड़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को। यह उदाहरण है वीर रस का। उसके आगे देखो, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। नंबर 5 आहे है रौद्र रस। जहाँ क्रोध का वर्णन हो, जहाँ क्रोध का वर्णन हो उसे हम रौद्र रस कहते हैं। जहाँ यानी कि जिस काव्य पंक्ति में, जिस कविता के चरणों में क्रोध का वर्णन आया है, उसे हम उस काव्य में रौद्र रस है ऐसे हम कह सकते हैं। उदाहरण देखो, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उदाहरण फिर से देखो, रौद्र रस से हम रिपीट करने वाले हैं। रौद्र रस, जहाँ क्रोध का वर्णन हो उसे हम रौद्र रस कहते हैं। उदाहरण, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पर अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन का क्रोध प्रकट हुआ है, इसलिए यहाँ रौद्र रस है। यहाँ पर अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन का क्रोध प्रकट हुआ है, इसलिए यहाँ रौद्र रस है। सभी छात्राओं को अच्छी तरह से समझना चाहिए, इसलिए मैं हर रस के भेद को रिपीट कह रहा है। अभी अगला रस देखेंगे, भयानक रस। परिभाषा देखेंगे पहले। जहाँ भय या डर, जहाँ भय या डर, जहाँ भय या डर का वर्णन हो। किसका वर्णन हो? भय या डर का वर्णन हो, वहाँ भयानक रस उत्पन्न होता है, उसे भयानक रस कहते हैं। उदाहरण देखेंगे हम। एक और अजगर ही लखी, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय। विकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाया। विकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाया। एक और अजगर ही लखी,
एक और मृग राया, विकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाया। अभी हम अंतिम रस देखने जा रहे हैं, बीभत्स रस, जहाँ खून, मांस और अन्य घृणित वस्तुओं का वर्णन हो, वहाँ बीभत्स रस उत्पन्न होता है। देखो, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर में वापस आ जाते, शव जीभ खींच कर कोए चुभला कर खाते। यहाँ युद्ध का वर्णन आया है। ऐसे हमने 7 रस के भेद देखे हैं। अभी 2 रस बाकी है। अगर आपकी इच्छा हो तो हम इसी तासिका में, पीरियड्स में हम सीखेंगे। अगर आपकी इच्छा ना हो तो हम अगले तासिका में, पीरियड में भी सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है। बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, इस कारण मैं आज ही ये आगे के 2 रस पढ़ने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ। देखो, 8 नंबर का अद्भुत रस, जहाँ आश्चर्यजनक बातों का वर्णन हो,